हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएसजी के स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्राचीन भारत का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्योत्तर काल के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुंग वंश, कणप वंश एवं सातवाहन वंश के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको मौर्य काल के बारे में पढ़ाया था। जिसने हमारी वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी हो, वो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को देख लेना। दोस्तों, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और लास्ट में प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए हैं, उन्हें जरूर अटेम्प्ट करना, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मौर्योत्तर काल 187 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक के काल में भारत की राजनीतिक एकता खंडित रही तथा यह काल मौर्योत्तर काल के नाम से जाना गया। इस काल में मगध सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में ब्राह्मण साम्राज्यों जैसे कि शुंग एवं कड़म एवं सातवाहन एवं वाकाटक वंश का उदय हुआ तथा विदेशी आक्रमण हुए। मौर्योत्तर काल के प्रमुख राजवंश शुंग राजवंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद कड़म वंश ने शासन किया, जो कि 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बाद कुषाण राजवंश 78 ईसा पूर्व से 44 ईस्वी तक रहा। सातवाहन वंश 60 ईस्वी से 240 ईस्वी तक रहा। इस प्रकार मौर्योत्तर काल 187 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक का रहा। मौर्योत्तर काल में सबसे पहले शुंग राजवंश ने शासन किया। शुंग राजवंश ने 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक शासन किया। शुंग राजवंश प्राचीन भारत का एक ब्राह्मण राजवंश था, जिन्होंने मौर्य राजवंश के बाद शासन किया। इनका शासन उत्तर भारत में 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक यानी 112 वर्षों तक रहा। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश के प्रथम शासक थे। शुंग वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, जहां इनके पूर्वज मौर्यों के प्रधानमंत्री और सेनापति थे। शुंग वंशीय पुष्यमित्र अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य के सेनापति थे। उन्होंने अपने कार्यस्वामी बृहदत्त मौर्य का वध करके सत्ता प्राप्त की थी। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। शुंग राजवंश में सबसे पहला शासक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। यह मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और इसके बाद मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना की। यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश है जिसने मगध पर पहली बार शासन किया। इसने अपनी राजधानी विदिशा यानी जो कि एमपी को बनाया। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने शासनकाल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया था। इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की महानता को समझा और उसने बाद में कई स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया, जिसमें से मध्य प्रदेश का भरूच स्तूप का पुनर्निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, जो कि पहले लकड़ी का बना हुआ था। इसने उसको पत्थर का बनवाया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। इस समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई थी। इसके समय 2 यवन विदेशी आक्रमण हुए। दोनों ही यवन आक्रमणों में पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई। पहले आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया। दूसरे आक्रमण का नेतृत्व मिनांडर मिलिंद ने किया। पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल से भी युद्ध किया, परंतु खारवेल ने इसे पराजित कर दिया था। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र इसका उत्तराधिकारी बना। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम में विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालवदेश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ, जिसकी हत्या उसी के मंत्री वासुदेव ने कर दी और कड़प वंश की स्थापना कर दी।
इसके बाद कण्व वंश का शासन आता है। कण्व वंश का शासन स्टार्ट होता है। जिस प्रकार अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उनके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने की थी, उसी प्रकार उसी प्रकार वासुदेव ने अंतिम शुंग वंश का शासक देवभूति की हत्या करके 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या उसके मंत्री शिमुक ने कर दी और उसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। कण्व वंश में इतना ही इंपॉर्टेंट है, कोई ज्यादा खास नहीं पूछा जाता, बस संस्थापक ही पूछे जाते हैं। इसके बाद सातवाहन वंश का उदय हुआ। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था। प्रारंभ में यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया और सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। सातवाहन की राजधानी महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान थी। शिमुक की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णा या कान्हा शासक बना। कान्हा के बाद इसका पुत्र सतकर्णी प्रथम शासक बना था। सतकर्णी प्रथम यह सातवाहन वंश का पहला शासक था, पहला महत्वपूर्ण शासक था। सतकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। सतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का नानाघाट अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें सतकर्णी प्रथम की उपलब्धियां बताई गई हैं। नानाघाट अभिलेख में सतकर्णी प्रथम की उपलब्धियां बताई गई हैं। नानाघाट अभिलेख में ही सतकर्णी प्रथम को महान विजेता व महान शासक बताया गया है। नानाघाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सतकर्णी के यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि दान देना शुरू किया। यह भूमि दान प्रथम अभिलेख के प्रमाण है। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख रचनाएं: चरक संहिता की रचना चरक ने की। महाभाष्य पतंजलि ने इसकी रचना की। नाट्य शास्त्र की रचना भरत ने की। कामसूत्र मौर्योत्तर कालीन के प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें कामसूत्र, गथा सप्तशती के रचिता हाल थे और स्वयं प्रभास बद्धता भाष। बुद्ध चरित्र सौंदर्य नंद के रचिता अश्वघोष थे और मृच्छकटिकम के रचिता शूद्रक थे। इसी प्रकार ये मौर्योत्तर काल की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इन्हें देखना जरूरी था। चलिए साथियों, मौर्योत्तर काल से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन्हें अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ऑप्शन नंबर ए सेनापति के पद पर आसीन था। लगभग यह 112 वर्षों तक शासन किया। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कण्व वंश का संस्थापक था। कण्व वंश का संस्थापक ऑप्शन नंबर ए वासुदेव था। वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक ऑप्शन नंबर ए शिमुक था। शिमुक ने कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मा का वध करके यह राज सिंहासन पर बैठा और सातवाहन वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? जो बौद्ध बन गया था कौन था? ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। कनिष्क सही है। क्वेश्चन नंबर 6, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी थी तो ऑप्शन नंबर ए पुरुषपुर, इसे पेशावर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पुरुषपुर, जिसे वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है। यह वर्तमान पाकिस्तान के तत्कालीन भारत के गांधार प्रांत के नगर पुरुषपुर में थी। पेशावर इसकी राजधानी। क्वेश्चन नंबर 7,
पुरुषपुर निम्न में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन नंबर सी, पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर। क्वेश्चन नंबर 8, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। क्वेश्चन नंबर 9, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था ऑप्शन नंबर सी, गांधार कला। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन नंबर बी, इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? किसने सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन नंबर ए, कुषाणों ने। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा चलाए गए थे सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के। क्वेश्चन नंबर 12, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? किस धातु के बने थे? ऑप्शन नंबर ए, सीसा। सीसा के बने थे। सीसे का सिक्का चलाने वाला प्रथम वंश सातवाहन वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों को कर्म मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? ऑप्शन नंबर ए, सातवाहनों ने। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मोहर चलाई थी? सोने की मोहर किसने चलाई थी? ऑप्शन नंबर सी, कुषाण शासकों ने। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। कनिष्क के दरबार की शोभा थे चरक और नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 16, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल से। क्वेश्चन नंबर 17, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, खारवेल। कलिंग का नरेश खारवेल था। कलिंग नरेश खारवेल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, वास्तुकला। वास्तुकला क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? सातवाहनों ने शुरू के दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अपना शासन शुरू किया था। इसके बाद वह आंध्र प्रदेश स्थानांतरित हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 21, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन वंश राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर बी, पैठन या प्रतिष्ठान। पैठन या प्रतिष्ठान में थी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। प्राकृत भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। क्वेश्चन नंबर 24, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश था ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन वंश। सातवाहन राजवंश सबसे प्रभावशाली राजवंश था। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से
किस काल में बनाई गई? किस काल में बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा? ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन नंबर सी, कड़प वंश ने सुंग वंश के बाद भारत पर राज किया। क्वेश्चन नंबर 28, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध संघ थी। चौथी बौद्ध संघ थी, कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पतंजलि किसका समकालीन था? ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र सुंग का समकालीन था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए, चेदी। चेदी वंश से संबंधित था कलिंग नरेश खारवेल। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही हमारे चैनल NSGK स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए चैनल NSGK स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।